नमस्कार। आज हम विचारों और शब्दों की दुनिया में एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बात करने वाले हैं। नमस्ते। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही ताकतवर विचार पर बात करते हैं, जिसे कहा गया है संकल्प से सिद्धि। हम्म। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से वाक्य से, सब ठीक है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी है, जीने का एक तरीका है। अच्छा। हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि हम जानबूझकर कॉन्शियसली अपने लिए एक बेहतर रियलिटी बना सकते हैं, भले ही बाहर के हालात कुछ भी हों। हाँ, चाहे कितने भी मुश्किल हों। इसे आप एक तरह की मेंटल टेक्नोलॉजी समझिए। मेंटल टेक्नोलॉजी? हाँ, जहां हम अपने शब्दों और विचारों की एनर्जी से अपने जीवन की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इस फिलॉसफी का एक जो मुख्य विचार है वो ये कि अगर आपका शरीर बीमार है तब भी आपको कहना चाहिए मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। हाँ। अब ये सुनने में पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है। लगता है। अगर कोई बीमार है तो वो बीमार है, ये तो हकीकत को नकारने जैसा हो गया। तो इसमें और जिसे आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, उसमें क्या फर्क है? हाँ, कि बस अच्छा अच्छा बोलो और असलियत को देखो ही मत। ये बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर सारा न्यूएंस छिपा है। हम्म। बात यहाँ हकीकत को नकारने की नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि उसे बदलने के लिए पहला कदम उठाने की है। इसे आप कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की तरह देखिए। अच्छा। जब आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया निर्देश दे रहे होते हैं। ये एक एफर्मेशन है। जब हम इसे बार बार दोहराते हैं तो सबसे पहले हमारी जो इमोशनल स्टेट है वो बदलती है। डर की जगह उम्मीद आ जाती है। बिल्कुल। हम डर और लाचारी की भावना से निकलकर उम्मीद और ताकत की भावना में आते हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी इमोशनल स्टेट का सीधा असर हमारे शरीर की हीलिंग प्रोसेस पर पड़ता है। तो ये खुद को धोखा देना नहीं हुआ, बल्कि अपने दिमाग को एक बेहतर दिशा में प्रोग्राम करना हुआ। बिल्कुल। आप अपनी ऊर्जा को बीमारी पर फोकस करने के बजाय सेहत पर फोकस कर रहे हैं, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। हाँ, यही बात तो इससे और भी दिलचस्प बना देती है। सही। इस सिद्धांत का एक मुख्य तर्क ये है कि हम इस पावर का इस्तेमाल दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई आपकी लगातार आलोचना कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, तो उसके लिए मन में ये विचार बनाएं, आप एक प्यार करने वाली आत्मा है, आपका हर शब्द प्यार और सम्मान से भरा है। और एक और है कि अगर कोई आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है तो उसके लिए सोचें, मेरे साथ आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब यहाँ पर लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करते हैं। वो कहते हैं ऐसी बात कहें जो अभी सच नहीं है। हाँ, एक सकारात्मक झूठ। सकारात्मक झूठ। ये शब्द ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है। झूठ तो झूठ होता है, वो सकारात्मक कैसे हो सकता है? ये दिलचस्प है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे दिमाग के कन्फर्मेशन बायस पर काम करता है। अच्छा। जब हम किसी चीज को सच मानने लगते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में उन सबूतों को खोजने लगता है जो उस बात को सही साबित करें। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से जब आप किसी के लिए एक सकारात्मक झूठ बनाते हैं तो आप असल में एक नई पोटेंशियल रियलिटी को जन्म दे रहे हैं। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हमारी सोच से निकलने वाली जो तरंगे हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती, वो दूसरों तक पहुंचती हैं और उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। ओके, ये तरंगों वाला जो विचार है, जब स्रोत इन वेव्स की बात करता है तो क्या ये एक आध्यात्मिक रूपक है, एक मेटाफॉर, या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी बताया गया है? स्रोत इसे एक आध्यात्मिक सच्चाई की तरह ही बताता है। विज्ञान की भाषा में इसे सीधे सीधे साबित करना मुश्किल है, पर हम इसे वाइब या एनर्जी के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। हाँ, ये तो हम सबने महसूस किया है। बिल्कुल। कुछ लोगों के आसपास अच्छा महसूस होता है और कुछ के आसपास नहीं, भले ही वो कुछ न कहें। सही बात है। ये फिलॉसफी उसी वाइब को एक कॉन्शियस टूल, एक हथियार बनाने की बात कर रही है। आप जानबूझकर एक पॉजिटिव वाइब भेज रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो सामने वाले के सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी और शायद उनके व्यवहार में कुछ बदलाव लाएगी। हाँ, और ये वाइब सिर्फ दूसरों तक ही नहीं बल्कि सबसे पहले हम पर असर करती है। यहीं पर वो इंटरनल कमेंट्री वाली बात आती है। बिल्कुल। दिन भर हमारे दिमाग में एक आवाज चलती रहती है। इस विचार को समझाने के लिए एक माँ की कहानी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे। बेटा और बहू सुबह ऑफिस की जल्दी में बिना मिले चले जाते हैं। हाँ, बस जल्दी में थे, उन्होंने माँ की तरफ देखा तक नहीं, ना पैर छुए। एक बहुत ही आम सी बात है जो कई घरों में होती है।
लेकिन इसके बाद उस माँ के दिमाग में जो चलता है वो एक नेगेटिविटी का पूरा जाल है। हाँ, वो सोचने लगती हैं, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, रात रात भर जागी, अपनी नौकरी तक छोड़ दी। और आज इसने पलटकर देखा भी नहीं, इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं है। और इस नेगेटिव कमेंट्री के 3 असर बताए गए हैं जो बहुत खतरनाक हैं। क्या? पहला, वो बेचारी मैं वाली विक्टिम मेंटालिटी में चली जाती हैं, जिससे उनकी खुद की मेंटल हेल्थ खराब होती है। ठीक है। दूसरा, ये नेगेटिव विचार शरीर में दर्द और बीमारियों के रूप में दिखने लगते हैं। अच्छा। और तीसरा, और ये सबसे चौंकाने वाली बात है, ये नकारात्मक ऊर्जा ऑफिस में बैठे बेटे तक पहुंचती है। क्योंकि उन तरंगों के लिए कोई दूरी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो जब बेटा शाम को घर लौटता है तो उसका मन भी बिना किसी वजह के भारी रहता है। वो चिड़चिड़ा महसूस करता है और शायद माँ से ठीक से बात भी ना करे, और माँ को लगता है, देखो मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये बदल गया है। तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। हाँ, जो शुरू सिर्फ एक तरफा सोच से हुई थी। तो माँ की ये जो अंदर की नेगेटिविटी थी वो पहले उसके अपने लिए जहर बनी और फिर तरंगों के जरिए बेटे तक पहुंची। और स्रोत कहता है कि इस जहर को फैलाने का एक और तरीका है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। अपनी समस्याएं दूसरों को बताकर। हाँ, और ये विचार शायद सबसे ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव है। हम सबने सुना है बात करने से मन हल्का होता है। हाँ, कि वेंटिंग इज गुड फॉर यू। एक मिनट, ये तो पूरी तरह से उल्टा है जो हम आज तक सीखते आए हैं। मतलब जब हम किसी दोस्त को अपनी समस्या बताते हैं तो क्या हम मदद नहीं मांग रहे होते? ये तो वल्नरेबिलिटी और कनेक्शन का एक तरीका माना जाता है। स्रोत इसे गलत क्यों कह रहा है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इस पे थोड़ा रुक कर बात करनी चाहिए। स्रोत ये नहीं कह रहा कि प्रोफेशनल हेल्प जैसे थेरेपी गलत है। अच्छा। वो रोजमर्रा की कंप्लेनिंग की बात कर रहा है। तो उसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि जब हम कोई नेगेटिव बात सिर्फ सोचते हैं तो उसकी एक ऊर्जा होती है, लेकिन जब हम उसे शब्दों में बयां करते हैं तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। और जब हम वो शब्द किसी और के दिमाग में डालते हैं तब क्या होता है? तब वो दूसरा व्यक्ति भी हमारे लिए वैसी ही कमजोर ऊर्जा वाली सोच रखने लगता है। जैसे? बेचारी, इसके साथ तो हमेशा ही बुरा होता है। बिल्कुल। वो हमारे लिए दया या सिंपैथी महसूस करते हैं, जिसे स्रोत के अनुसार खुद एक कम ऊर्जा वाली भावना माना गया है। तो इससे हम दूसरे लोगों से भी नेगेटिविटी अपनी ओर खींचते हैं। हाँ, फिर वो व्यक्ति शायद किसी और को बताएगा और जल्द ही 8-10 लोग हमारे बारे में यही सोच रहे होते कि हम कितने परेशान हैं। तो मन हल्का होने के बजाय अनजाने में और भी भारी हो जाता है। वाओ, ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। सही। इसीलिए इसमें एक नियम बताया गया है। क्या? अपनी बीमारी, घर के झगड़े या किसी भी परेशानी के बारे में हर किसी को न बताएं। डॉक्टर को बीमारी की पूरी जानकारी दें, क्योंकि उनका काम इलाज करना है। और बाकी सबको? बाकी सबको कहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब आप दूसरों को बताते हैं कि आप ठीक हैं, तो आप अनजाने में उनसे एक आशीर्वाद ही मांग रहे हैं, जो कि इस दर्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। जब आप 4 लोगों से कहते हैं कि आप ठीक हैं, तो वो आपके लिए वैसे ही विचार बनाते हैं। वो सोचते हैं चलो अच्छा ये ठीक है। हाँ, और जब इतने सारे लोग आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स भेजते हैं तो आपकी एनर्जी फील्ड पर उसका असर पड़ता है। इसे ही आशीर्वाद की ऊर्जा कहा गया है। और आशीर्वाद सिर्फ खास मौकों के लिए नहीं है, ये सोचने और बोलने की एक भाषा बन जानी चाहिए। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जब कोई किसी जरूरी काम के लिए जाता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं तुम जरूर सफल होगे। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी विश नहीं है, ये एक हाई एनर्जी थॉट है। और जब सामने वाला उस विचार को एक्सेप्ट करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। और आत्मविश्वास से काम करने का तरीका बदलता है। हाँ, और जब एक्शन की क्वालिटी बदलती है तो रिजल्ट बदलने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक चेन रिएक्शन है। इसीलिए जब हम सफल होकर लौटते हैं तो कहते हैं आपके आशीर्वाद से काम हो गया। सही। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। ठीक है, ये समझ गया। लेकिन कई लोग कहेंगे कि ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है। आप मानते हैं कि आप सफल होंगे, इसलिए आप ज्यादा मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। क्या स्रोत इस पर कोई टिप्पणी करता है? स्रोत इसे प्लेसिबो इफेक्ट से ज्यादा गहरी चीज मानता है, एक आध्यात्मिक नियम। लेकिन अगर हम इसे प्लेसिबो के नजरिए से भी देखें तो भी इसकी पावर कम नहीं होती। एक प्लेसिबो जो काम करता है वो भी तो एक बहुत पावरफुल टूल है। ये दिखाता है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारी रियलिटी को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और इसका उल्टा उदाहरण भी उतना ही ताकतवर है। हाँ, सुबह सुबह एक नेगेटिव राशिफल पढ़ना। आप किसी बहुत अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं और पढ़ लेते हैं आज दिन ठीक नहीं है। और अगर आपने उस एक लाइन को एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसी लो एनर्जी माइंडसेट के साथ अपना दिन शुरू करते हैं।
हर छोटी मोटी गड़बड़ में फिर वही भविष्यवाणी याद आएगी। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारा भाग्य हमारी पसंद है। हम किस विचार को चुनते हैं और उसे अपनी हकीकत बनने देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सही आशीर्वाद कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें भी फर्क होता है। जैसे कोई बीमार है तो एक तरीका है कहने का, तुम बीमार हो। ये तो बस हकीकत को दोहराना हुआ। ये सबसे लो एनर्जी स्टेटमेंट है। इससे थोड़ा बेहतर क्या होगा? जल्दी ठीक हो जाओ। इसमें एक अच्छी विश है, लेकिन ये अभी भी बीमारी को स्वीकार कर रहा है। और इस फिलॉसफी के हिसाब से सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार आशीर्वाद होगा, तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। वर्तमान काल में। हाँ, ये वर्तमान काल में है और इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। आशीर्वाद बनाने के 2 नियम बहुत साफ हैं। क्या हैं वो? पहला, इसमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे ये ना कहें कि ये समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस समस्या शब्द पर है। तो इसके बजाय क्या कहना चाहिए? यहाँ पर सब कुछ शांत और व्यवस्थित है। अच्छा, और दूसरा नियम? दूसरा नियम है, यह हमेशा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, भविष्य की उम्मीद है। सब ठीक है, वर्तमान की हकीकत को बदलने का इरादा है। इट इज। हाँ, तो ये भाषा हमें हर चीज के लिए अपनानी है। मेरा व्यापार उत्तम है, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ना कि हो जाएंगे। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी है। एब्सोल्युटली। ये सिद्धांत खुद पर भी लागू होता है। श्रोत कहता है कि जब हम हर दिन आईने में खुद को देखते हैं तो हम अक्सर अपने शरीर में कमियां निकालते हैं। हाँ, आज वजन बढ़ गया, ये पिंपल क्यों आ गया, बाल सफेद हो रहे हैं। ये शरीर को रिजेक्ट करने की एनर्जी है, जो कि आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है, जहां हर तरफ परफेक्शन का दबाव है। बिल्कुल। लेकिन सुझाव ये है कि हम उस शरीर का धन्यवाद करें जो दिन रात हमारा साथ देता है, और कहें, मेरा शरीर संपूर्ण, उत्तम और स्वस्थ है। अपने शरीर की तुलना किसी और से ना करें, क्योंकि दोनों ही मामलों में, चाहे आप खुद को बेहतर समझें या हीन, आप शरीर में एक नेगेटिव ऊर्जा ही डाल रहे हैं। और यही बात बच्चों पर भी लागू होती है, जो शायद पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल काम है। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो मन में पहला विचार यही आता है, ये तो बस टीवी देखता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक बहुत रैडिकल बात कही गई है। क्या? कि बच्चे के मन में टीवी देखने की इच्छा हमारे विचारों से ही पैदा हो रही है। अच्छा। हम उस पे लापरवाह का लेबल लगाकर उस हकीकत को और मजबूत कर रहे हैं। हाँ। अगर वे अच्छा नहीं कर रहे हैं, तभी तो उन्हें आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उनके लिए विचार बनाना चाहिए। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसकी सफलता निश्चित है, भले ही उस पर वो टीवी देख रहा हो। ये वापस उसी सकारात्मक झूठ वाले विचार पर आ जाता है। एग्जैक्टली। अंत में इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक ही लाइन में है। क्या है वो? हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। आशीर्वाद देना सिर्फ किसी को अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है। ये उस स्थिति के बारे में एक हाई एनर्जी थॉट क्रिएट करने का एक तरीका है। क्योंकि विचार ही दुनिया बनाते हैं। हाँ, हम असंभव को भी संभव बनाने की नींव रख रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि आशीर्वाद सिर्फ कुछ खास मौकों पर बोले जाने वाले शब्द नहीं है। एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर हर विचार सच में हकीकत बनाता है, तो जीवन की कोई एक ऐसी सच्चाई क्या है जो कम ऊर्जा वाली है और जिसे आज से ही एक जानबूझकर चुने गए सकारात्मक झूठ से बदलना शुरू किया जा सकता है।